Good evening everyone. My name is Karuna and I am a Delhi based physiotherapist. ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कोविड-19 के टाइम पे कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइजेस आप एज अ प्रिकॉशनरी मेजर भी कर सकते हैं. If you are undergoing some treatment, then also you can perform these exercises. Even after the recovery from COVID-19, you should perform these exercises. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी क्यों है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए करनी है क्योंकि जो कोविड-19 है वो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. जैसे कि ये पता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये क्लोज कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है. क्लोज कांटेक्ट में आने से कैसे स्प्रेड होता है? बेसिकली आप जब भी बोलते हैं या सपोज़ आप स्नीज़ करते हैं तो जो आपके नेज़ल सिक्रीशंस हैं या आपका सलाइवा है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाता है. सो एनीबडी हु इज़ नियर बाय यू, जो आपके सामने खड़ा है, वो उसी एयर को इनहेल करता है तो वो ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट मीन्स थ्रू दी नोज़ और थ्रू दी माउथ. उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इनके अंदर वायरस होता है. ये वायरस जाते 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 लंग्स तक पहुंच जाता है एंड वहाँ जाके ये लंग्स के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है. लंग्स पे अटैक करने की वजह से जो लंग्स की कैपेसिटी होती है टू फंक्शन वो अफेक्ट होती है. दूसरा, जो ऑक्सीजनेशन होता है, द ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी दैट गोज़ डाउन, राइट. तो इसलिए हमें ये एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सरसाइजेस से जो भी डिस्ट्रक्शन होता है लंग्स में एंड म्यूकस प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी बलगम या फिर सिक्रीशंस पैदा होती है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, वो क्लियर आउट करने में ये एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं. दूसरा, आपके लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करती हैं. जब आप रिकवरी फेज़ में होते हो तो आपका लंग्स जो है वो फाइब्रोज होने लगता है. आफ्टर रिकवरी अगर आप देखें तो पेशेंट का जो चेस्ट एक्सरे है उसमें आपको फाइब्रोसिस दिखाई देगा कई जगह पे. तो क्या होता है कि जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एक्सपेंशन है वो कम हो जाता है. टू इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड फंक्शन ऑफ द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, हम ये एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं. सो बिफोर गोइंग टू दी एक्सरसाइजेस आई वॉन्ट टू डिस्कस कि कोविड-19 फैलता कैसे है. सो कोविड-19 जो है बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कोई पर्सन है, ही इज़ अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 एंड उसको पता नहीं है कि उसे कोविड-19 है. सो इन पब्लिक विदाउट मास्क अगर वो है एंड इफ़ ही हैज़ स्नीज्ड या कॉफ या फिर वो बात कर रहा है तो जो भी उसके सलाइवरी सिक्रीशंस हैं या नेज़ल सिक्रीशंस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं. उसके पास में सबसे क्लोज में जो भी पर्सन खड़ा है या उससे बात कर रहा है वो उस एयर को इनहेल करेगा एंड वो जो ड्रॉपलेट्स उस एयर में प्रेजेंट है वो उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे थ्रू नोज़. उसके बाद वो उसकी बॉडी में एंटर करके इट विल टेक टाइम. वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर गया है, अब उस वायरस को टाइम लगेगा टू शो दी सिम्टम्स. कुछ पेशेंट्स में 2 दिन में सिम्टम्स आ जाते हैं और कुछ में 14 डेज़ का टाइम लग जाता है. ये वायरस का टाइम पीरियड होता है, इसे इंक्यूबेशन पीरियड भी कहा जाता है. 14 डेज़ इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस. अब कोविड-19 के सिम्टम्स क्या है? अर्ली डिटेक्शन कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19. तो अर्ली डिटेक्शन से पर्सन को होम क्वारंटीन में कर दिया जाता है एंड ड्यूरिंग द क्वारंटीन उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, प्लस उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए. सीवियर केसेस को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है क्योंकि उनमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी होते हैं. प्लस अगर किसी पेशेंट में प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है,
या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, यू शुड वेयर मास्क, एंड मास्क भी आपको डिस्पोजेबल पहने तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट, ओके, यू डोंट नो कि सामने वाला कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है। एट टाइम्स लोगों को नहीं पता होता। अगर आप किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में भी जा रहे हो तो यू शुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद जो सिवियर केसेस, एज आई टोल्ड यू, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनमें बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस का डर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे भी उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर पेशेंट एक्टिव है तो उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए बोला जाता है, नहीं है तो उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। तो आप अगर घर पे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए टू प्रिवेंट योर सेल्फ, टू मॉनिटर योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो सबसे पहले आपको फीवर मॉनिटर करना चाहिए अपना, दिन में 3 बार करना चाहिए। वैसे आइडियली बोलते हैं कि हर 2 घंटे में चेक करना चाहिए। उसके बाद आपको अपना SpO2, दैट इज़ योर सेचुरेटेड पार्शियल ऑक्सीजन, देखना चाहिए कि वो कितना है। फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल इट शुड बी बिटवीन 95 to 100, सबके 100 ही होता है, 98, 99, 100 होता है। कुछ केसेस में 95 इज़ ऑल्सो नॉर्मल, तो 95 to 100 के बीच में होना चाहिए। पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी कोई लंग डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल COPD है, या फिर किसी को एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें ये 90 भी चलता है। तो 90 to 100 के बीच में आपका SpO2 होना चाहिए। देन यू शुड चेक योर पल्स रेट। पल्स रेट जो है, नॉर्मल रेंज होता है 60 to 100 का, 60 to 100 बीट्स पर मिनट का, तो यू शुड चेक योर पल्स रेट ऑल्सो। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेक करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप पता कर सकते हो कि आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा है या नहीं। नॉर्मल जो होता है एडल्ट्स में, दैट इज़ 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर एल्डरली हैं तो एल्डरली में 12 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। अगर पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, राइट, तो वो रैपिड ब्रीदिंग करेगा, क्योंकि उसको इनफ एयर नहीं मिल रहा, इनफ वेंटिलेशन नहीं मिल रहा, तो वो रैपिड ब्रीदिंग करेगा। जब आप रैपिड ब्रीदिंग करते हो तो आपके नंबर ऑफ ब्रेथ्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फाइन। अब इसके अलावा जो है, आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करना है, आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो मॉनिटर करने हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, एज आई टोल्ड यू कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा ये बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है तो आपका ऑक्सीजनेशन जो होता है उसको अफेक्ट करता है, एंड ऑक्सीजनेशन जो है खाली सिर्फ आपके लंग्स का काम नहीं है, आपका हार्ट और लंग्स दोनों, आपका कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन ओवरऑल होता है। बिकॉज आपका जो हार्ट है, हार्ट से आपका इम्प्योर ब्लड आपका लंग्स के पास जाता है, लंग्स फिर उसको प्योरीफाई करके वापस हार्ट में भेजता है, फिर हार्ट पंप करके उस प्योरीफाइड ब्लड को या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करता है। तो इसलिए आपको अपना BP जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, डायबिटीज़ जो है वो मॉनिटर करनी चाहिए, आपके शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल रहने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खांसी है तो यू शुड सी कि क्या है, ड्राई कफ है या कफ विद स्पूटम है, मतलब आपको कफ के साथ बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको बलगम आ रहा है तो आपको ये देखना है कि बलगम का रंग कैसा है और उसका विस्कोसिटी कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप जाएंगे फॉर द टेस्ट या फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, वो भी आपसे यही चीज़ पूछेंगे। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमें लगता है कि हमें कहीं कोविड ना हो, तो इसलिए रंग का पता होना एंड विस्कोसिटी का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए।